नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री और आज हम ऑनलाइन सेशन में जुड़े हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से, जो कि इस वक्त दिल्ली में है। लेकिन चूंकि देश में कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं जिस पर चर्चा करना, जिसपे राजनीतिक विश्लेषण लेना जरूरी था, इसलिए हमने इनसे ऑनलाइन जो है इनसे कांटेक्ट किया। तो प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आपसे इसी मुद्दे पे जानना चाहेंगे कि जो केरला में हम देख रहे हैं, जिस तरह की राजनीतिक हलचल बनी हुई है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का मामला देख रहे हैं कि कहाँ एक तरफ हम जनसंख्या कंट्रोल करने की बात करते हैं, यहाँ पे तीसरे बच्चे पे 30,000, चौथे बच्चे पे 40,000 ऐसे पैसे मिलेंगे। आखिर दक्षिण की राजनीति में क्या हो रहा है, ये आप बताइए। नहीं, ऐसा है कि जो पहले केरल की बात हम लोग कर लें। जी। तो जैसा कि ये पहली दफे हो रहा है जबकि खुले रूप से राहुल गांधी को डिफाई किया गया है। ठीक है। राहुल गांधी की इच्छा थी कि वो केरल के मुख्यमंत्री हाँ। जो मिस्टर सतीशन है वो नहीं बने। और केसी वेणुगोपाल जो संगठन मंत्री हैं, जो कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उसके बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो संगठन का महासचिव होता है वही होता है। ठीक तो है। केसी वेणुगोपाल अभी एलएपी से लोकसभा के सांसद हैं। ठीक है। और केसी वेणुगोपाल ने ही टिकट बांटा था केरल में, और जी। टिकट बांटा था, और इसलिए लोग जो केरल में जो कांग्रेस के लोग जीत के आए थे, करीब 64-65 लोग जीत के आए, उसमें 47 लोगों की इच्छा थी कि केसी वेणुगोपाल बने, ठीक है। क्योंकि वो जो है उन्होंने ही टिकट दिया था, तो वो लोग उनके समर्थक थे। और राहुल गांधी भी चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी के वो बिल्कुल माने जिसको कहा जाता है आंखों के तारे या नाक का बाल, वो जी। थे। जी। तो और 10 दिन तक ये प्रक्रिया चली, बहुत लंबी प्रक्रिया चली, क्योंकि जो यूडीएफ है उसको अपार बहुमत मिला था, लगभग 2/3 बहुमत मिल गया था, तो जी। सरकार तो दूसरे दिन बन जानी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, उसमें एक और बात आ गई है कि जो एलआई था, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो केसी वेणुगोपाल को नहीं चाहता था। ठीक उसकी है। इच्छा थी कि सतीशन के साथ उसका अपना कुछ तालमेल था, और सतीशन के जो बयान थे केरल के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है उसको लेकर, वो जी। आईयूएमएल को, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सूट करता था। इसलिए, और दूसरी बात ये थी कि अब आपको, जैसा कि सब लोगों को पता चल गया हुआ है कि कांग्रेस के अंदर एक और खेमा तैयार हो गया हुआ है जी। प्रियंका गांधी का। ठीक है। और प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे से केसी वेणुगोपाल को नहीं चाहती थी कि वो मुख्यमंत्री बने। अच्छा। तो ठीक है। तो कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने, अब इसकी पुष्टि करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सूत्र जो केरल के जो सूत्र हैं वो बतलाते जी। हैं कि उनकी इच्छा से ही वायनाड में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे, जिस पोस्टर्स में लिखा हुआ था कि अगर सतीशन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो जी। आप भी वायनाड से दूसरे बार चुनाव नहीं जीतोगे, यानी जी। कांग्रेस यहाँ पर चुनाव नहीं जीती, इसलिए ये कि इस बात वायनाड, के इष्ट भी थे वो लोग कि हाँ, वायनाड में नहीं किया जाए। वायनाड एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जी। और वहां पर अगर चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि केरल की स्थिति है कि वहाँ ठीक है कि हिंदू बहुमत में है, ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं उनकी भी बहुत बड़ी आबादी वहां पर है। जी। तो बिल्कुल। अभी जो वहाँ सिचुएशंस है उसमें मुस्लिम के खिलाफ क्रिश्चियन और हिंदू दोनों एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि जो कन्वर्शन वगैरह का जो मामला है वो मुस्लिमों में कन्वर्शन, मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से एक सिचुएशन वहां बना हुआ है। उस परिस्थिति में, और फिर केसी वेणुगोपाल अगर वहां मुख्यमंत्री बनते तो उनको एलएपी लोकसभा क्षेत्र छोड़ना पड़ता, तो वहां चुनाव कराना पड़ता, और एक विधानसभा खाली कराना पड़ता जिससे केसी वेणुगोपाल जीतते। तो ये बिना, जो यूडीएफ है उसके एक हुए बिना ये संभव नहीं था। और अच्छा। आईयूएमएल अगर विरोध कर देती, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तो ये दोनों जगह हारने के चांस थे कांग्रेस के। ठीक है। इसीलिए राहुल गांधी हिम्मत नहीं जुटा सके, और प्रियंका गांधी एक तरह से सफल हुई, और वहां पर केसी वेणुगोपाल को दिल्ली में ही रह जाना पड़ा, और सतीशन जो वहां विरोधी दल के नेता थे उनको वहां का मुख्यमंत्री, आज उनका शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के रूप में, आज उनका शपथ ग्रहण
हो गया होगा। हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, शशि थरूर को लेकर के भी कहीं चर्चा आ रही थी कि वो शायद कांग्रेस छोड़ देंगे, और अगर वो कांग्रेस छोड़ देते तो एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता केरला चुनाव के ऊपर, लेकिन फिर इस प्रयास को धता बताया गया, ऐसा कोई भी कुछ नहीं है। तो क्या कहीं भी कुछ सत्यता थी इस मामले को लेकर कि शशि थरूर नहीं, कांग्रेस छोड़ सकते थे? नहीं, शशि थरूर का जो जहां तक सवाल है, हम्म, तो शशि थरूर ने शशि थरूर को ये बिल्कुल समझदारी बन चुकी है कि हम्म, कांग्रेस के अंदर उनका कोई बहुत अब महत्व नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन लेकिन शशि थरूर का जो एक अपना जो उनकी जो पर्सनालिटी है, जी, उनका जो अपना ये है, जो उसमें कांग्रेस उनको सीधे सीधी कांग्रेस जो है सो अपने से अलग भी नहीं कर सकती है, ये भी एक निश्चित बात है। और हम्म, खास करके केरल में तो बहुत पहले कह दिया था इन्होंने ये कि मैं मुख्यमंत्री का वहाँ का उम्मीदवार नहीं नहीं, हूँ, मैं ठीक उस है। रेस में नहीं हूँ। तो इसलिए इनका कोई इसमें कोई सवाल नहीं था। मेन मेन जो लड़ाई जो हुई है वहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए, हम्म, वो हुई है सतीशन में और केसी वेणुगोपाल में। जी, उसमें ये कहीं पर भी उसमें नहीं थे। हाँ, ये बात जरूर है कि ये अच्छा बोलने वाले हैं, विदेशी ठीक, मामलों की अच्छी जानकारी इनको है। तो उस ठीक, हिसाब से ये जब साफ साफ बात जब करते हैं, तो उसमें कांग्रेस को थोड़ा लगता है कि ये इनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, लेकिन ठीक है। ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि अब ये बात चल रही है तो केरल के बगल में तमिलनाडु है, और जो चोला राजवंश का जो ताम्रपत्र जो नीदरलैंड से भारत लाया जा रहा है, 1000 वर्ष पुराना वो धरोहर था। और आप इसको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप किस तरह से देखते हैं इस ताम्रपत्र को? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो जो इतने हजार साल पुराने चीजों को, हाँ, और ये इसीलिए ये कहा जाता है कि जो मोदी कहीं भी जाते हैं, तो हम्म, उस तरह की एक व्यवस्था पहले से होती है कि कुछ नई चीज वहां से उनको मिले, जिससे कि वो एक मैसेज। उससे उनको, हाँ, उससे एक मैसेज भी जाता है, हम्म, और अपने देश में उसका बेनिफिट भी मिलता है। जैसे ठीक, नीदरलैंड्स ने ही अगर उसका गेस्चर उसने किया है और इतने पुराने चीज को उसने लौटाया है जी, प्रधानमंत्री को, भारतवर्ष के थोड़ा प्रधानमंत्री कैमरा को। और नीचे की तरफ करें ताकि हाँ, पूरा चेहरा आपका दिखाई दे हाँ, जी। हाँ, हाँ। तो निश्चित रूप से हम्म, ये एक बहुत बड़ी बात है, और भारतवर्ष के लिए, और खास करके जो तमिलनाडु का जो ये एक तमिलनाडु की तो समृद्ध संस्कृति है, जी, और उस संस्कृति को और भी बल मिलेगा क्योंकि इस तरह के जो ताम्रपत्र में जो अंकित हैं सारी चीजें, जी, वो यहाँ पर आएंगी, फिर उसको हम्म, पढ़ा जाएगा, उसको देखा जाएगा, तो उससे जी। और भी आगे की बात बनेगी। तो निश्चित रूप से इसको एक हम सफलता मानते हैं। अब बढ़ते हैं हम आंध्र प्रदेश की तरफ, और आखिर आंध्र प्रदेश में ये जो कहा गया है, कहाँ हम एक तरफ कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट रोकना चाहिए, जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, लेकिन आंध्र प्रदेश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 देने का आह्वान कर रही है सरकार? देखिए, ऐसा है कि जो राज्य दक्षिण के राज्य खास करके ज्यादा समृद्ध भी हैं, और ज्यादा वहाँ पर साक्षरता दर भी बहुत ज्यादा है। केरल जी, में तो बहुत ही ज्यादा साक्षरता दर है, आप देखते हैं 100% करीब करीब हो गया हुआ है। तो ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ साक्षरता दर ज्यादा होता है, जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ समृद्धि होती है, जी, वहाँ पर स्वाभाविक रूप से परिवार नियोजन हो जाता है, यानी बच्चे कम होते हैं। तो तो नेचुरली दक्षिण के जो राज्य हैं, वो वो ऐसी एक परिस्थिति वहाँ आ रही है कि वहाँ पर जब बच्चे अगर कम होंगे, तो नेचुरली युवाओं की संख्या कमेगी। कम हो रही और है। फिर एक जो जिसको डेमोग्राफी का की बात जो हम लोग कहते हैं, जो एक भारतवर्ष में एक बना हुआ है कि भाई एक समुदाय, कोई समुदाय ज्यादा बढ़ रहा है, कोई समुदाय घट रहा है, इस तरह की बात हम लोग चर्चा सुनते रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बार बार इन मुद्दों को उठाती रहती है। ठीक है। तो अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि इसके पीछे है कि उसने चंद्रबाबू नायडू, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जिनका कोई मतलब नहीं है, वो उनकी तो अपनी तेलुगु देशम पार्टी है, तो जी, उनके माध्यम से कहवाया है उसको, या फिर जो आंध्र प्रदेश के सिचुएशंस हैं उसका हम्म, आकलन कुछ हुआ है। अब उस तरह के हम्म, आंकड़े अभी हम लोग के पास नहीं आए हैं कि भाई क्या रेशियो है,
क्या युवाओं की संख्या वहाँ घट रही है, क्या वहाँ बूढ़ों की संख्या? एक स्टैंडर्ड मानक माना जाता है जनसंख्या का 2.1 का रेशियो, और ऐसा कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में 1.5 हो गया है, जो कि काफी नीचे के स्तर पर चला गया है। इस वजह से इस तरह का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसके पूरे विस्तृत जानकारी मेरे पास भी अभी नहीं है। हाँ, अभी विस्तृत जानकारी उसकी नहीं आई है, लेकिन निश्चित रूप से एक बहस तो आ ही गई है। एक तरफ जब हम लोग भारतवर्ष में कहते हैं कि भाई ये जो है सो 130 करोड़ की आबादी वाला देश हो चुका है, और हम चीन को भी पीछे अब छोड़ चुके हैं। जी चीन को जी भी पीछे छोड़ा है कि चीन ने भी जो वन पॉलिसी जो लाई थी, वन चाइल्ड की, उस पॉलिसी को उसको स्वयं खत्म करना पड़ा। चीन ने भी खत्म किया उसको, क्योंकि चीन की भी स्थिति खराब होने लगी थी। तो ये तो एक समन्वय तो बनाना ही पड़ेगा कि आपको जो है सो, जैसे भारतवर्ष को युवाओं का देश कहा जाता है, युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन फिर जो अगर ये आंध्रा की जो सिचुएशंस आए हैं, तो इस पर हर जगह इस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम लोग इस जो युवाओं जो जो हमारा फोर्स है बहुत बड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें आगे आने वाले 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस में बिल्कुल हम उसकी कमी हो जाए। तो ये सिचुएशन अभी तुरंत सिचुएशन ये नहीं आने वाला है, लेकिन जो विजन वाले लोग होते हैं, विजनरी होते हैं, तो वे 50 साल आगे की बात सोचते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 50 साल आगे धीरे धीरे जिस तरह से एक जो समृद्धि आई है, और समृद्धि आने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बिहार के अंदर भी देखिए, बिहार के अंदर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टेटमेंट है कि हमने जो जैसे जैसे हमने बच्चियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया, वैसे वैसे उनके द्वारा जन्म दर में कमी होती चली। जी जी जी, ये उनके आंकड़े हैं, बिहार के आंकड़े हैं कि भाई उनको साइकिल मिला, उनको पोशाक मिला, उनको उनको उनकी पढ़ाई फ्री, एमए तक की पढ़ाई की गई। तो नेचुरली जैसे जैसे पढ़ाई उनकी बढ़ती गई है, वो बच्चे जो है सो उनके कम होते गए। आप मुस्लिम समुदाय में भी देखिए, जो मुस्लिम समुदाय में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बच्चे कम होते हैं, वो एक या दो बच्चे ऊपर ही वो ये हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इसका सीधा समृद्धि और शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, इससे इसका पूरा संबंध है। तो इसको देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई राजनीति की बात। अब जानते हैं अभी का समय, और अगर मैं बताऊं तो 3 रुपए जो पेट्रोल में और डीजल में वृद्धि की गई है, तो मुजफ्फरपुर में लगभग 109 दशमलव कुछ पैसे जो है वो हो चुका है पेट्रोल प्रति लीटर। दिल्ली की क्या हालत है और सड़कों पर क्या हालत दिखाई दे रही है? नहीं, दिल्ली में भी तो मैं तो दिल्ली में मेट्रो में सवारी करता हूँ, मेट्रो से ही जाता हूँ, और मेट्रो तो लाइफलाइन दिल्ली की बन चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ तो गाड़ियाँ चल ही रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। और दिल्ली वगैरह में जो एक क्लास ऐसा है जिसको ये 3 रुपए वगैरह का कोई मतलब उसके लिए नहीं है। बल्कि अगर हम देखें अपने भी देखिए, उससे होता क्या है ना, कि जो डायरेक्ट पेट्रोल पर 3 रुपया बढ़ना और डीजल पर पेट्रोल बढ़ जाना, वो एक बहुत बड़ी समस्या को नहीं खड़ा करा होता है कि जब उसके चलते और दूसरे चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो उससे जो गरीब परिवार है वो प्रभावित होने लगता है। तो ये सरकार को देखने का काम है कि पेट्रोल डीजल का दाम तो बढ़े, ठीक है, गाड़ी चलाने 4 व्हीलर जो है वो एफ्लुएंट लोग का है, आदमी जो है सो एफ्लुएंट लोग हैं, वही किराए पर गाड़ी लेते हैं, वो अपने घर में रखते हैं। या फिर मोटरसाइकिल की सवारी है तो नेचुरली उसमें थोड़ा सा तेल कम लगता है, उसमें डीजल है तो फिर बसों की सवारी है, तो वो एक इशू एक है। लेकिन उस इशू से ज्यादा बड़ा इशू ये है कि उसके चलते फिर कैरेज का सब मामला उठता है कि सामान जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसके दामों पर प्रभाव पड़ता है। तो वो तो गरीब खरीदते हैं, जैसे नमक है, कोई चीज है इस तरह का। तो वो सरकार को देखने का काम है कि इसके चलते बहुत जो मध्यम वर्ग और जो गरीब लोग हैं वो लोग प्रभावित। ये जो हम सुन रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल नहीं रहे हैं, खाली हो जा रहे हैं, लंबी कतारें लग रही हैं, क्या ये वास्तविकता है? आपने भी ऐसा कहीं पे देखा? तो दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली में तो कई पेट्रोल पंप को हमने देखा है जाते हुए। ग्रेटर नोएडा में मैं गया था, नोएडा में मैं ठहरा हूँ अभी, यहाँ से नोएडा सेक्टर 44 में मैं हूँ। तो ये सब जगह तो कहीं कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। मेट्रो की क्या हालत है? क्या मेट्रो में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा रश हो रहा है, या आम दिनों के जैसा है, जैसा आप पहले? दिल्ली में अब तो मेट्रो की सवारी, मैंने जैसा कहा कि वो लाइफलाइन हो चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक स्टेशन के पास अपनी गाड़ी को लगा देते हैं, और अच्छे लोग भी ट्रेवल करते हैं वहां पर, पहले से भी ट्रेवल करते हैं। लेकिन सहूलियत नहीं।
हाँ, लेकिन चूंकि उनको एसी मिल जाता है और वो जो प्रदूषण है दिल्ली की, उस प्रदूषण से उनका बचाव हो जाता है। और अभी भयंकर गर्मी है दिल्ली में, जी माने आप जी। बाहर बाहर नहीं, अभी मुजफ्फरपुर वगैरह से तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है दिल्ली के गर्मी की। तो एकदम हवा, गर्म हवा चल रही है। तो उस परिस्थिति में वो जो सवारी है, ये बहुत ही राहत देने वाला ये मेट्रो है। और मेट्रो का जाल तो दिल्ली में बिछ ही रहा है। खास चाहिए। करके अब एक्वा लाइन है जो मेट्रो, जो नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है, वो 45 मिनट का करीब करीब रास्ता है। तो 45 मिनट उस एसी में आराम से बैठ के लोग जाते हैं प्रदूषण मुक्त होते हैं। तो नेचुरली जो है सो ये काफी अच्छा ठीक दिल्ली का माहौल है। ठीक है। प्रधानमंत्री यूएई गए हुए हैं, ये क्या लगता है कि पेट्रोल क्राइसिस पे थोड़ा कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि तरह तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे आ रही हैं। नहीं, ऐसा है कि यूएई तो हमारा बहुत ही ये देश रहा है, जो हम उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह उससे हम लेते हैं, हमारे उससे बहुत अच्छे संबंध हैं। वो इसलिए वहाँ गए होंगे। और उनसे जो वो एक जो जनरल एक जो बात हो रही है, वो कोई एक पर्टिकुलर देश की बातें नहीं है। ये जो चूंकि जो मुख्य रूप से ईरान और यूएसए के बीच में जो टसल चल रहा है, जिसमें इजराइल भी शामिल है, जी उसके कारण जो एक दुनिया ने ये सोचा ही नहीं था कि ईरान हरमुज को अपना हथियार बना लेगा। जी जी जी। ये इस पर दिमाग ही नहीं किसी का गया हुआ था, इसलिए कि हरमुज जो है वो इंटरनेशनल वाटर है, बिल्कुल। उसको कोई देश बंद नहीं कर सकता है। लेकिन ईरान जब देखा कि साहब हम बेमौत मरेंगे, अमेरिका से तो जी। लोहा ले नहीं सकता था, तो उसने उस सिचुएशन का फायदा उठाया है, जो तटीय क्षेत्र उसका है जिसमें हरमुज पड़ता है। तो ये आवागमन के कारण ये दिक्कत हो रही है। ठीक ऐसा है। नहीं कि कोई देश तेल नहीं भारतवर्ष को दे रहा हो या दुनिया के किसी दूसरे देश को नहीं दे रहा हो, नहीं। और दूसरी बात ये हो गई है कि ये जो लड़ाई हुई है, उसके कारण तेल का संकट, तेल उत्पादन पर संकट हो गया हुआ है, जी क्योंकि जी जी। तेल उत्पादन वाले जो जगह थे उन पर बमबारी हुई है। बिल्कुल। ईरान ने भी किया है और ईरान पर तो हुआ ही है। तो इस तरह से एक जो तेल उत्पादन बहुत सुचारू रूप से चल रहा था मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, ये मध्य वो मैंने ये इंटरनेशनल। जो वेस्ट एशिया में, वो तेल उत्पादन में भी बाधा आई है। तेल तो उत्पादन में बाधा, और दूसरा आवागमन में डिस्टरबेंस, ये जी। दोनों मिलके तेल के। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि कितने दिनों में हम इस पूरे सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल में जो है वो कंट्री जो हमारी हमारी सरकार है, भारत सरकार, वो कर लेगी इसको? देखिए, ऐसा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति चीन भी गए हुए थे, और चीन में भी उन्होंने ईरान से जो युद्ध है उससे निकलने का ही चीन में उन्होंने बात की है। जी। हालांकि बहुत नहीं कहा जा सकता है मेरे समझ नहीं, से, नहीं, बहुत फ्रूटफुल उनका नहीं, नहीं। चूंकि चीन ने फिर ताइवान के सवाल को खड़ा कर दिया है। और हुँ, ताइवान जो है सो, ताइवान को अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, क्योंकि जी। चीन पर उसके माध्यम से चीन चीन को हम एक ये करें। तो इसलिए कोई बहुत हम नहीं देखते हैं कि उनकी चीनी यात्रा से कोई बहुत बड़ा चीज अमेरिका ने हासिल कर लिया चेंज है नहीं। या चीन ने हासिल कर लिया है। हुँ, लेकिन जो अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो आया है, जो उन्होंने चीन से निकलने के बाद जो बयान दिया है, उसमें निश्चित रूप से उन्होंने ईरान संकट से निकलने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि हुर्मुज पर हम लोगों का, दोनों का, चीन का और ये अमेरिका का, दोनों का दृष्टिकोण एक है कि हुर्मुज खुला हुआ रहना चाहिए, और उसके खुले रहने से तेल के आवागमन में सुविधा होगी और ऊर्जा संकट नहीं होगा विश्व में। ठीक है। तो इन तमाम मामलों पे हमारे फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को अपडेट करने के लिए, एक इनसाइट देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने दिल्ली में रहते हुए भी हमारे लिए समय निकाला। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपने संपर्क किया और हम लोगों ने बात की यहाँ पर। बहुत जी। बहुत आपका धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।